वहां पे आपको क्या करना है एग्जैक्टली समझ लो। 14 दिसंबर को वहां पे बिल ड्रॉ हुआ था। 14 दिसंबर से लेकर 1 महीने के लिए बोला था आपको, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का वहां पे ड्यू डेट रहेगा, वो निकालना है। 1 महीने का इसने वादा किया कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। तो आपको क्या करना है, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 1 महीने हो गए, उसमें 3 दिन, सिर्फ 3 डेज बोला है, 3 महीना नहीं बोला है, 3 दिन आपको ऐड करना है। 3 दिन, 3 डेज आपको ग्रेस डेज ऐड करना होगा। तो 14 जनवरी को अगर 3 दिन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 जनवरी। 17 जनवरी मैच्योरिटी डेट और लीगल ड्यू डेट आएगी 17 जनवरी 2020। दिसंबर तो आना ही नहीं है, दिसंबर तो आता ही नहीं है भाई, बात समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, बस महीने काउंट करके आपको 3 दिन ऐड करना है, बात खत्म हो जाती है। इतना आसान है, इतना आसान है, ठीक है। तो प्रॉपरली करो भाई, ऐसा गड़बड़ मत करो, ठीक है। साल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पे 19 ही लिख दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा डेट। 19 दिसंबर, यहाँ पे 14 दिसंबर की बात हो रही है, तो 14 दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है। तो जनवरी आपको लिखना होगा और साल बदल जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करो, तो फिर जिससे आपको फर्क समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, और एक सिचुएशन दिया जाए, चलो और एक सिचुएशन आपको देता हूं। इसमें आपको सिचुएशन है 15 सितंबर 2019। 15 सितंबर को वहां पे ड्रॉ हो रहा है, 15 सितंबर को बिल ड्रॉ हो रहा है, ड्रॉवर ने 15 सितंबर को ड्रॉ किया, ठीक है। और कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है, 2 मंथ के लिए ड्रॉ किया है, 2 महीने के लिए ड्रॉ किया है। अब मुझे आपको बताना है मैच्योरिटी डेट और लीगल ड्यू डेट जो भी है, अब आपको बताना है। चलो फटाफट करो सॉल्व, फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ कि हाँ भी ड्यू डेट क्या आ सकती है। तो सबसे पहले क्या है, डेट वहां पे कौन से दिन पे ड्रॉ हुआ है, ड्रॉवर ने कब ड्रॉ किया था, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 1 महीना हो जाएगा। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 1 महीना, फिर 15 अक्टूबर से लेकर आपका 15 नवंबर 2 महीने हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। 15 से लेकर 15 1 महीना, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, फिर 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 2 महीने हुए। 15 नवंबर डेट निकल कर आई, ठीक है। और इसमें आप 3 दिन और ऐड करोगे, 3 दिन आपको ग्रेस डेज ऐड करना है। तो 15 में 3 दिन ऐड करोगे कितना होगा, 18 नवंबर 2019। ये जो 18 नवंबर वाला बच्चों ने आंसर भेजा था वो सही आंसर है। 18 नवंबर जो आंसर है, आपको वहां पे मैच्योरिटी डेट और लीगल डेट पूछा था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट निकाल कर दो, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट है 15 नवंबर। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा था बार बार, फाइनल क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इसका यूज होगा, बात समझ लो, ठीक है। तो जब वहां पे आपको ये बोला जाएगा मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, ठीक है, तो इस समय लीगल ड्यू डेट, इसका मतलब लीगल ड्यू डेट बोला जाएगा तो 18 नवंबर आपका होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, सिंपल। देखो फिर से देखो, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक 2 महीने हो जाएंगे, उसमें 3 दिन और ऐड करना, 18 नवंबर फाइनल डेट आ जाएगी। इस तरह से आपको करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है भाई। चलो एक और क्वेश्चन दिया जाए, मैच्योरिटी डेट आपको बतानी है, ठीक है। 24 एक बच्चा बता रहा है, 24 जनवरी 2020 बता रहा है। और किसी का कोई डेट, और किसी का कोई डेट भाई, बोलो फटाफट बोलो। 21 आपने, मैंने डेट बताया, 2 महीने के बिल ड्रॉ हुआ है। और 24 जनवरी बच्चे बता रहे हैं, 24 जनवरी मैक्सिमम बच्चों का आंसर 24 जनवरी आ रहा है। हाँ भाई 24 जनवरी फाइनल आंसर है क्या, 24 जनवरी, बहुत सारे बच्चे 24 जनवरी बता रहे हैं। तो ये मैच्योरिटी डेट है। अब देखो कैसे आ रहे 24, 21 से लेकर 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर 2019, ठीक है। और उसके बाद 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी 2020 पे आ जाओगे आप लोग। और ये डेट पे आपको, और देखो 1 महीना ये हो गया, 21 नवंबर में से 21 दिसंबर तक 1 महीना हुआ, फिर 21 दिसंबर में से 21 जनवरी तक 2 महीने हो जाएंगे। और इसमें आपको 3 दिन ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 24 जनवरी 2020। 24 जनवरी 2020 आ गया, फाइनल आंसर आपका ये होगा।
फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से है भाई, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर आपका है 24 जनवरी 2020। अब एक और सिचुएशन, चलो एक और सिचुएशन में थोड़ा सा इसी में ट्विस्ट करता हूं, इसी में मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसी में ट्विस्ट कर देते हैं। और यहां पे आ रहा है 22 नवंबर, क्या आएगा 22 नवंबर। अब आपको बताना है 22 नवंबर, डेट वहां पे आ रही है 22 नवंबर पे और 2 महीने का बिल है। आपको अब बताना है कि भाई क्या डेट आएगी। जल्दी करो सभी बच्चे, 25 जनवरी बोल रहे हैं बच्चे, ओके 25 जनवरी। और कोई भाई 25 जनवरी बोल रहे हैं, 25 जनवरी। और किसी का आंसर 25 जनवरी 2020 बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात यह है, 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक एक महीना होगा, फिर 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक 22 जनवरी 2020 आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, ध्यान रखना 2020 तक दूसरा महीना शुरू। और इसमें आपको फिर 3 दिन ऐड करना है, 3 दिन उसमें ऐड करोगे तो 25 जनवरी 2020 आपका आ जाएगा। तो 25 जनवरी जो आंसर होगा वो सही होगा फिर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर 26 जनवरी आंसर आता तो, मतलब यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर अगर यहां पे आया तो यहां पे ऑफकोर्स आंसर कितना आएगा 26 जनवरी 2020। और अगर 26 जनवरी को आपको पता है पब्लिक हॉलीडे होता है कि नहीं होता है, 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे होता है। तो इसके लिए रूल लिखा है कहां पे, पेज नंबर 261, पेज नंबर 261 आप लोग बुक पे निकालोगे और इसमें इसके लिए पॉइंट लिखा है कि जब भी पब्लिक हॉलीडे हो, और आपको पहले से पब्लिक हॉलीडे पता है, जैसे 25 जनवरी 15 अगस्त, ये ऐसे हैं डेट जो आपको पहले से पता है कि हाँ भी पब्लिक हॉलीडे होता ही है। लेकिन भाई बिल अगर समझ लो इस तारीख को ड्रॉ किया गया और उसकी मैच्योरिटी डेट 26 तारीख को आ रही है और सबको पता होता है 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे होता है, ऐसे केस में प्रीसीडिंग डे आपका ड्यू डेट बन जाएगा। क्या, कौन सा डे, प्रीसीडिंग मतलब होता है इसके पहले वाला दिन, इसके पहले वाला दिन, इसका मतलब 25 जनवरी होगा। मतलब 3 दिन ऐड करने के बाद 26 जनवरी आ रही है, 3 दिन ऐड करने के बाद 26 जनवरी आ रहा है, लेकिन 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे होता है। और अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उसका प्रीसीडिंग डे आपको लेना पड़ेगा। कौन सा प्रीसीडिंग डे, 25 जनवरी 2020 आपका फिर मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। मतलब इसमें ट्विस्ट क्या था, इसमें यह ट्विस्ट है कि अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो फिर आपको प्रीसीडिंग डे लेना पड़ता है। प्रीसीडिंग डे मतलब इसके पहले वाला दिन लेना पड़ेगा। और अगर कभी 15 अगस्त पे आ गया मैच्योरिटी डेट, तो आप क्या लोगे, 14 अगस्त को ले लोगे। फिर बात समझ में आई कि नहीं आई सबको। 26 जनवरी अगर मैच्योरिटी डेट आती है तो आपको प्रीसीडिंग डे लेना है, 15 अगस्त आता है तो आपको प्रीसीडिंग लेना है, मतलब इसके पहले का तारीख। 26 को आता है तो 25 लोगे, 15 अगस्त को आता है तो 14 अगस्त ले लेना है। यही पॉइंट आपको 4th पॉइंट पे लिखा है पेज नंबर 261 पे, उस पॉइंट को पढ़ लेना। और जो मैंने अभी आपको समझाया, तो इसमें छोटा सा ट्विस्ट ऐसा कभी कभी आ सकता है कि वो जानबूझकर पब्लिक हॉलीडे वाला आपको दे देंगे और उस समय आपको फिर ये आपको कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, उसके पहले आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज सुन लो, अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी हॉलीडे गवर्नमेंट ने वहां पे अनाउंस कर दी, इमरजेंसी हॉलीडे पहले से पता होता है क्या, नहीं पता होता। वो तो अचानक से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई भारत बंद रहेगा, कोई बाहर ना निकले, कर्फ्यू लग चुका है। अगर ऐसा लगा दिया गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे, तो उस समय आपको उसके आगे की डेट लेनी पड़ेगी। प्रीसीडिंग तब नहीं लेना, प्रीसीडिंग कब लेना, जब पब्लिक हॉलीडे हो, उसके आगे की डेट। फॉर एग्जाम्पल कि आपका वहां पे मैच्योरिटी डेट आता है 24 तारीख को, 24 जनवरी को समझ लो आ जाता है, 24 जनवरी को आपका मैच्योरिटी डेट आता है और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई घर से बाहर ना निकले 24 जनवरी को। अगर ऐसा इमरजेंसी वहां पे हॉलीडे आया और उस तारीख को आपको पैसे लेने का डेट आता है, तो आप इस तारीख को छोड़कर आप 25 जनवरी को जाकर पैसे लोगे। क्या बताया, समझ लो अच्छे से। 24 जनवरी को गवर्नमेंट ने क्या इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कुछ भी बंद कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया भाई बंद रहेगा और उस समय आपको पैसे लेने की डेट आ गई एकदम से, तो आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट दिन
उसके अगले दिन का आपको डेट लेना होगा और फिर वो डेट आपका फाइनल डेट बन जाएगा। इसका मतलब 24 नहीं लेंगे, इसका मतलब 25 आपको लेना पड़ेगा। ये बात समझ लो, ठीक है। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा आ सकता है, तो उस समय आपको प्रीसीडिंग ना लेते हुए आगे का डेट आपको लेना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना, जब हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं तो इस समय ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपको सब दिया है पेज नंबर 261 में, इसको आप रीड आउट करोगे। पब्लिक हॉलीडे के बारे में भी दिया है, इमरजेंसी हॉलीडे के बारे में भी आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, क्वेश्चन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं। अब जो जनरल एंट्रीज आपको इसमें करनी पड़ती है, अब उस पे आते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलो भाई जनरल एंट्री की बात करते हैं कि कब कब क्या क्या होता है और कौन सी बेसिक जनरल एंट्रीज होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सी बेसिक जनरल एंट्री होती है, उसके ऊपर अब हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब आपका थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शुरू हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट तो वैसे पहले दिन से ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से हर एक टॉपिक को एक एक दिन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको समझते चलो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब गुड्स ड्रॉवर ने सेल किया किसको, ड्रॉई को, ड्रॉई मतलब परचेजर, और ड्रॉवर कौन होता है, सेलर। उसने उधारी में गुड्स बेचा, तो गुड्स उधारी में बेचने की एंट्री सबसे पहले आ जाएगी। अब वहां पे आपको क्या होता है, अलग अलग एंट्री होती है। एक होता है ड्रॉवर के बुक में और दूसरी एंट्री होती है ड्रॉई के बुक में। ड्रॉवर और ड्रॉई मतलब हम दोनों के बुक के हिसाब से सोचेंगे और एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ड्रॉवर ने गुड्स बेचा था किसको, ड्रॉई को, मतलब वो जब गुड्स बेचेगा तो उसकी एंट्री होगी। अब जब मैं ड्रॉवर की बात करूंगा तो आपको ड्रॉवर मानकर सोचकर फिर एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये बात समझ लो, जब हम ड्रॉवर की बात कर रहे होंगे तो फिर वहां पे ड्रॉवर के हिसाब से आपको सोचकर एंट्री पास करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि भाई ड्रॉवर आप हो, आप गुड्स बेच रहे हो। जैसे आपने किसी को गुड्स अगर बेचा, सेल किया, तो एंट्री क्या होगी। अगर आप गुड्स किसी को बेचते हो तो एंट्री क्या होगी, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात ये है। देखो बेसिक अगर 11th में आपका क्लियर होगा सारा पॉइंट, तो उस समय आपने ये सीखा होगा ऑफ कोर्स पॉइंट कि हाँ भी जब हम गुड्स उधारी में बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली। ये पार्टी जो सेलर है, सेलर ने गुड्स किसको, कस्टमर को सेल किया, उधारी में सेल किया। इसने गुड्स इसको सेल किया, वो भी क्रेडिट में, उधारी में सेल किया। तो सेलर के बुक में जब मैं एंट्री पास करूंगा तो सेलर क्या कहेगा कि ये जो है इसके लिए डेटर्स हो जाता है। जब हम उधारी में सेल करते हैं, बायर जो है इसके लिए सेलर के हिसाब से अभी सोच रहे हैं, हाँ सेलर के हिसाब से सोचोगे, मतलब ड्रॉवर के हिसाब से। तो ड्रॉवर के लिए ये जो है, ये परचेजर जो है उसको डेटर्स कहते हैं। डेटर्स पर्सन कौन होता है, जिससे पैसा हमें लेना है, उसको डेटर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसने इसको गुड्स बेच दिया तो बेचने की एंट्री होगी, और किसके हिसाब से, ड्रॉवर के हिसाब से। तो क्या करेगा एंट्री, वो इसका नाम लिखेगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम बी है, मिस्टर बी, तो ये क्या लिखेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अच्छा इसमें रूल क्या लग रहा है, रूल देखो, जब भी ये ट्रांजैक्शन हुआ तो बी अकाउंट और सेल अकाउंट खुलेगा। बी अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, और सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का दो ही तो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे बी रिसीवर है कि गिवर है, हम उसको गुड्स दे रहे हैं मतलब वो रिसीवर है। तो यहां पे कौन सा रूल लग रहा है, एग्जैक्टली डेबिट द रिसीवर, इसलिए बी अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट करो उसको जो रिसीवर है। और नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट किया है। और ऐसा नहीं समझ में आता तो सिंपल सा याद रखना पड़ेगा फिर एंट्री, कि जब हम गुड्स सेल करते हैं उधारी में तो परचेजर अकाउंट डेबिट या फिर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जिसको एंट्री नहीं समझ आती, बेसिक नहीं क्लियर है, तो फिर उसके लिए एंट्री याद रखनी पड़ेगी, क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहां पे मैंने पार्टी का नाम लिख दिया, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसने तो खरीदा था, इसने परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, उधारी में परचेज अगर किया होगा तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है उसका नाम। यहां पे फिलहाल मैं ड्रॉवर लिख देता हूं, ड्रॉवर। यहां पे क्या रहेगा, ड्रॉई, यहां पे ड्रॉवर, मतलब मैंने ड्रॉवर से गुड्स उधारी में परचेज किया। इसके बुक के हिसाब से जब एंट्री पास करेंगे तो ऐसा सोचेंगे, और ड्रॉवर के बुक के हिसाब से करेंगे एंट्री पास तो सेल की एंट्री आ जाएगी, यहां पे परचेज की एंट्री आ जाएगी। ये डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा, समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब सेलर बेचता है उधारी में तो फिर ड्रॉवर बिल बनाता है।
आपको ऐसा बताया ना कि वहां पे ये पर्सन जो है ड्रॉवर, ये इसके ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ये बिल बनाता है, ये अपनी सिग्नेचर करता है और इसके पास ये बिल भेजता है। और ये क्या करता है पर्सन, जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई इसके पास सिग्नेचर कर कर इसके पास बिल वापस करता है। इसका मतलब इसके पास बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है। बिल रिसीवेबल क्या है एग्जैक्टली? बिल रिसीवेबल, उसमें रियल अकाउंट का रूल लगाना है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है 11th में पढ़ा हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल है और रियल अकाउंट का रूल हमेशा लगाना है आपको बिल रिसीवेबल में, याद रखना। तो इसके पास बिल आया, किसके पास? ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है। इसने पहले बिल ड्रॉ किया, इसके पास सिग्नेचर करके भेजा, सिग्नेचर करके ड्रॉई ने ड्रॉवर के पास बिल वापस भेज दिया। ड्रॉवर के पास जब बिल वापस आएगा तो ये एंट्री पास करेगा, कौन? ड्रॉवर एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया? किसने बिल दिया? ड्रॉई ने, टू ड्रॉई अकाउंट, मतलब बी अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट, ये हो जाएगा। और इसने बिल इसको दिया था तो ये भी एंट्री पास करेगा, कौन? जो परचेजर है वो भी एंट्री पास करेगा, जो खरीद बेचने वाला है वो भी एंट्री पास करता है, ये भी एंट्री पास करता है। तो ये एंट्री क्या होगा? इसके लिए तो रिसीवेबल है और इसके लिए ये बिल क्या बन जाएगा? पेबल। इसीलिए बिल रिसीवेबल और बिल पेबल आप लोग देखते हो ना बैलेंस शीट में, जब फाइनल अकाउंट कर रहे थे या फिर जब भी आप देखते हो तो उसमें बिल पेबल और बिल रिसीवेबल लिखा होता है। बिल पेबल मतलब क्या होता है? पैसा देना है, और बिल रिसीवेबल मतलब पैसा आपको लेना है। ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, बिल पेबल एंट्री आ जाएगी ड्रॉई के बुक में, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से एंट्रीज होगी, एक एक एंट्री आपको यहाँ पे, बस हम एंट्री की डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? ट्रांजैक्शन आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और एंट्री आपको वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे रूल अप्लाई करके आपको एंट्री करनी है। बेसिक अगर क्लियर होगा 11th का तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं जाने वाली। अगर बेसिक कच्चा होगा तो फिर तो दिक्कत जाएगी, फिर उसके बाद एंट्री आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके फिर आ जाएगा, ठीक है? उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या हुआ? 2 एंट्री हमने अभी तक देखे सिर्फ, उधारी में बेचने की और बिल एक्सेप्टेंस आने की। उधारी में बेचा उसकी एंट्री और बिल का जो एक्सेप्टेंस आया उसकी एंट्री। यहाँ पे उधारी में खरीदा उसकी एंट्री और बिल एक्सेप्टेंस देने की एंट्री। यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रहा है। नरेशन भी होता है, समझ लो। नरेशन इसमें क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसमें बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, इसमें क्या बोला जाएगा? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। इसमें बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसमें बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ पे रिसीव, यहाँ पे गिवन। ये चीजें हैं। तो इस तरह से ये सब दिया है आपको बुक में, कोई टेंशन मत लो। ये सारी चीजें बुक में आपको मेंशन है। पेज नंबर 266 में आप देखोगे दोनों तरफ से आपको दोनों ड्रॉअर और ड्रॉई की एंट्री दिख रही है। पेज नंबर 266 उसमें आपको डिफरेंस बताकर उन्होंने ये सब चीजें प्रेजेंट की है। उसमें आपको नरेशन भी मिल जाएगा, उसमें आपको ड्रॉई और ड्रॉई का पेमेंट भी मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन भी दिया है। पेज नंबर 266 में देखो, वहां पे क्रेडिट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो लिखा है पहला ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उधारी में गुड्स बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैंने वहां पे पार्टी का नाम लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया डेटर्स कहा जाता है सेल करते समय। और अगर आप ड्रॉई के बुक में देखोगे एंट्री, ड्रॉई के बुक में देखोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहां पे मैंने क्रेडिटर ना लिखते हुए ड्रॉवर लिख दिया। ऑफ कोर्स ड्रॉवर कौन है? क्रेडिटर ही तो है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉवर लिखो या फिर आप क्रेडिटर लिखो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, उसका मतलब एक ही होगा, ठीक है? सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो बिल बनाकर जब बिल वापस आता है ड्रॉवर के पास तो एंट्री क्या लिखी है? देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। इसका मतलब उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है? एक्सेप्टेंस आपको रिसीव हुआ है, ठीक है? और वैसे ही आप देखोगे सेकंड ड्रॉई के बुक में एंट्री, तो एंट्री क्या आप दिख रही है वहां पे? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। बिल पेबल क्यों है? क्योंकि भाई ड्रॉई को पैसे उसको चुकाने हैं, पैसे देने हैं, इसलिए वो बिल पेबल लिखेगा। इसको पैसे लेने हैं इसलिए बिल रिसीवेबल लिखेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पेबल लिखते हो, यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखते हो, माजरा क्या है? माजरा यही है, इसको देना है, इसको लेना है पैसा, ये सिस्टम है और कुछ नहीं है, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो उसी में, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? रिटेन बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट। बिल अपने पास ही रखा हॉनर होने तक। हॉनर होने तक मतलब
समय सीमा खत्म होने तक अपने पास ही बिल रखा है, और जब समय सीमा खत्म होगी तब ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाएगा पैसे लेने के लिए, वो बिल उसको देगा, पैसे ले लेगा। तो रिटेन करना मतलब अपने पास ही बिल रखा था, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, अपने पास ही बिल रखा है, किसी को नहीं दिया। तो ये चीजें हैं। अब देखो आप लोग पूछो सर कैश ट्रांजैक्शन, यहां पे कैश के बारे में बात ही नहीं हो रही है। कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात हुई क्या? मैं जब से बोल रहा हूं उधारी में बेचा है, उधारी में बेचा है, उधारी में बेचा है, तभी तो डेटर्स और क्रेडिटर का नाम आएगा। कैश में बेचोगे तो ये बिल विल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है भैया। कैश में बेचा तो ट्रांजैक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। यहां पे सारा सिस्टम उधारी में चल रहा है, कैश का नाम भी नहीं आना है। कैश का नाम कब आएगा? जब बिल वो लेकर जाएगा, वो पैसा देगा, तब कैश की बारी आएगी। अभी फिलहाल कैश के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, रिटेन बिल, पेज नंबर 266 पर सभी हैं बच्चे, है ना, उसमें लिखा है बिल रिटेन ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखा। अब देखो जब ड्यू डेट खत्म हो जाती है, जब अभी हमने डेट निकाला था क्या, डेट आने के बाद जब हम उसके पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए, उसको बिल देंगे, उसके वादे का पेपर दिखाएंगे, बोलेंगे भाई पैसा लाओ, तब इसके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या बोलेगा? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ये बोलेगा पैसा आ गया, और ये अपने तरफ से बिल उसको वापस कर देगा। देखो समझ लो, अच्छे से समझ लो, ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉई, ठीक है। जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है, मैच्योरिटी डेट पता है आपको क्या होती है? मैच्योरिटी डेट आपको पता है कि क्या होती है? जब पैसे देने का दिन आ जाएगा, इसका मतलब तो ये बंदा क्या करेगा, ये पेपर देखो लेकर जा रहा है इसके पास, ये पेपर इसको दिखाएगा, बोलेगा देखो आपने वादा किया था 2 महीने बाद पैसे देने का। ये इसको बोलेगा 2 महीने बाद पैसे देने का वादा किया था, इसके पास पहुंचेगा और इसको बोलेगा पैसे लाओ। फिर ये इसको क्या देगा? ये इसको कैश देगा। कौन? ड्रॉई इसको कैश देगा, और ये क्या देगा इसको? बदले में बिल दे देगा, बिल रिसीवेबल दे देगा। भाई पेपर देना पड़ेगा तभी तो ट्रांजैक्शन फिनिश होगा। मतलब इसने इसको पैसे दिए, ये इसको बिल देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब, और आपको बिल रिसीवेबल मैंने बताया रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का 2 ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो जब वो आता है और क्रेडिट करो जब वो जाता है। अभी ड्रॉवर के पास से बिल इसके पास जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? बिल को क्रेडिट कर दूंगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे देखो मैं क्रेडिट कर रहा हूं बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब पैसा आया बिल गया। कैश भी रियल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल भी रियल अकाउंट है। बात समझ लो, दोनों रियल अकाउंट है, और दोनों रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया डेबिट करो, बिल वापस जा रहा है क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके पास, ड्रॉई के पास क्या कंसेप्ट होगा? ड्रॉई के पास भी तो बिल आ रहा है ना भाई, ड्रॉई के पास तो बिल पेबल आ रहा है, बिल पेबल। ये बात समझ लो, बिल पेबल उसके पास आ रहा है तो वो क्या लिखेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो इसके पास बिल आया, ये बोलेगा बिल पेबल मेरे पास आ चुका है, और मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब इसके बुक में ये एंट्री होगी, इसके बुक में ये एंट्री होगी। इसके पास बिल आ रहा है, इसके पास से बिल, इसके पास से बिल इसके पास जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा? मेरे पास बिल पेबल आ गया, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, पैसे दे दिए। और ये बोलेगा मेरे पास से पेपर गए, मतलब और मेरे पास पैसे आ गए, उसकी उधारी खत्म हो गई। यहाँ पे उधारी खत्म हो गई, और इसको कहा जाता है बिल हॉनर होना। बिल हॉनर इसी को कहते हैं। बिल हॉनर हो गया मतलब उसने अपना वादा निभा दिया, उसने वादा अपना निभा दिया, उसी को बिल हॉनर्ड कहा जाएगा। और अगर उसने समय पे पैसे नहीं दिए, उसको क्या कहा जाता है? बिल डिसऑनर, मतलब वादा तोड़ देना। जो लिख कर दिया था, सिग्नेचर की थी, वो वादा उसने तोड़ दिया, उसको डिसऑनर कहा जाता है। ये सिस्टम है। हॉनर हुआ मतलब पैसे मिल गए, डिसऑनर हुआ मतलब पैसे नहीं मिले। तो फिर आगे समय सीमा बढ़ेगी, नया बिल बनेगा, वो सारी सिस्टम सीखेंगे धीरे धीरे। पहले ये 3 एंट्री समझ में आई क्या? पहले ये बताओ, जब गुड्स बिकता है उसकी एंट्री, बिल आता है उसकी एंट्री, और अगर बिल हॉनर हो गया तो उसकी एंट्री। अब तक सिर्फ हमने 3 एंट्री सीखी है, सिर्फ 3 एंट्री। बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं देखी है, डिसऑनर की एंट्री भी सीखना है हमको। एग्जैक्टली डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? जब बिल आया था ना, उसका उल्टा हो जाएगा। ये हॉनर मतलब ये बिल आने की एंट्री है ना, बिल आने की एंट्री सेकंड एंट्री, इसका उल्टा आपको एंट्री करना पड़ेगा, उसको डिसऑनर की एंट्री कहते हैं।
उल्टा मतलब क्या हो जाएगा फिर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसको डिसऑनर की एंट्री कहेंगे। और यहां पे भी होगा डिसऑनर की एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। यहां पे लायबिलिटी क्रिएट होगी, यहां पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, यहां पे आपको पैसा लेना बचेगा। तो डिसऑनर की एंट्री सिंपल सी बात है, जब बिल आपके पास आता है उसका उल्टा आपको करना है डिसऑनर की एंट्री। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा कि भाई ड्रॉई उसके पास गया और उसने पैसे नहीं दिए, तो फिर ऑफकोर्स आपको फिर डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये है, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक एंट्री हमने 3 सीखी अभी तक, इसके आगे की एंट्री हम और आगे करेंगे, ठीक है। अभी तो टाइम हो गया है, तो अब इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें फिर बात करते हैं आगे की जर्नल एंट्री के बारे में, ठीक है।